Hi, my name is Adil from PG Department of Computer Science. Today we will discuss about JVM, complete architecture of JVM. JVM stands for Java Virtual Machine. जब हम Java Virtual Machine, first we will see it is role and responsibility of JVM. First role जो JVM का है that is loading. Second role is the execution of your Java program. जब आपके पास जावा सोर्स फाइल जहाँ पे एक्चुअल कोड आपका जावा का रहता है दैट फाइल इज कॉल्ड जावा सोर्स फाइल. उसके बाद जब हम कंपाइल करते हैं, इस जावा सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा सी कंपाइलर. आफ्टर दैट ये यहाँ पे क्या होता है, क्या आपका बाइट कोड यहाँ पे जनरेट होता है. जो बाइट कोड जब जनरेट होता है वो एक फाइल में आपको स्टोर होता है. उस फाइल को हम बोलते हैं डॉट क्लास फाइल. उसके बाद अब यहाँ पे JVM की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, टू लोड दिस डॉट क्लास फाइल एंड टू एग्जीक्यूट दिस डॉट क्लास फाइल. तो अगर हम JVM की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पे डॉट क्लास फाइल रहती है दैट इज एन इनपुट टू दिस JVM. अब JVM का काम क्या रहता है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, दैट इज द फर्स्ट रोल ऑफ द JVM इज टू loading and second is execution of your Java program. अब हम देखेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर है क्या, कैसे इसको ये लोड करता है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ योर JVM एग्जीक्यूशन कैसे करता है आपके जावा सोर्स फाइल को. एक्चुअली जब हम JVM की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉड्यूल्स. वन इज क्लास लोडर सबसिस्टम मॉड्यूल, सेकंड इज मेमोरी एरिया मॉड्यूल एंड थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन इंजन. तो जब हम बात करते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ JVM, फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्चुअली क्लास लोडिंग. जब यहाँ पे क्लास लोड करने के लिए JVM के पास एक मॉड्यूल रहता है लोड करने के लिए, दैट मॉड्यूल इज कॉल्ड क्लास लोडर सबसिस्टम. लेकिन जब ये इस डॉट क्लास को ये जब लोड करता है, उसके बाद इसको मेमोरी चाहिए जहां पे इसको ये स्टोर कर लेगा. तो मेमोरी पार्ट का यहाँ पे क्या, मेमोरी मॉड्यूल जो आपके पास यहाँ पे JVM के पास रहता है, वहां पे जो लोड करता है डॉट क्लास फाइल डायरेक्टली मेमोरी एरिया में क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है. मेमोरी एरिया जो दैट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स, वी विल डिस्कस इट लेटर. आफ्टर दैट जब आपके जो क्लासेस है वो कहां पे स्टोर हो गए, आपके मेमोरी एरिया में. उसके बाद एक्चुअल जो सेकंड रोल है JVM का दैट इज द एग्जीक्यूशन. तो उसके लिए यहां पे इसके पास है एग्जीक्यूशन इंजन. जो एग्जीक्यूशन इंजन है इट्स रोल इज टू एग्जीक्यूट योर जावा क्लास. तो यहां पे क्या करता है, जो एग्जीक्यूशन इंजन है ये मेमोरी से क्या करता है, आपके जो क्लास है जो यहाँ पे स्टोर है, जो आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर है, उसको लोड करता है कहाँ पे, एग्जीक्यूशन इंजन में. और उसके बाद आपका एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और आपका आउटपुट मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूशन इंजन. जो एग्जीक्यूशन इंजन है दैट इज जस्ट लाइक ए CPU ऑफ योर कंप्यूटर. तो यहाँ पे JVM का जो CPU और ब्रेन है दैट इज एग्जीक्यूशन इंजन. अगर वापस से ओवरव्यू हम देखें JVM के जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, वन इज द लोडिंग. जब लोडिंग यहाँ पे होती है, उसके बाद जब ये लोड करता है JVM, जो लोड करता है डॉट क्लास फाइल को, वहां पे इसको एक्चुअली क्या चाहिए, उसको वहां पे हेल्प चाहिए मेमोरी की, जहां पे आपका डॉट जो यहाँ पे आपकी क्लास स्टोर होते हैं वो होते हैं इस मेमोरी एरिया में. उसके बाद जो सेकंड रोल दैट इज एन एग्जीक्यूशन इंजन, जो यहाँ पे इसका काम क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम. नाउ वी विल सी इन डिटेल. अब देखो, जब फर्स्ट टाइम मान लो आपके पास कोई प्रोग्राम आपने एक क्रिएट किया, उस प्रोग्राम में आपने एक क्लास बनाया दैट इज एन एम्प्लॉय क्लास. अब देखो JVM करता क्या है कि पहले जब डॉट क्लास फाइल वहां पे वो लोड करता है, डॉट क्लास फाइल लोड होने के बाद एक इंफॉर्मेशन, क्लास इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. क्लास इंफॉर्मेशन स्टोर करता है आपके मेमोरी में. मेमोरी के कौन से एरिया में वो हम अभी देखेंगे. तो इंफॉर्मेशन किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर, लेट अस सपोज आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में आपने, उस क्लास का नाम है एम्प्लॉय क्लास, जो आपके जावा
जावा फाइल में, ठीक है। अब यहाँ पे JVM क्या करता है, जब वो इसकी डॉट क्लास को लोड करता है, इसके अगेंस्ट वो क्या कर लेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। उस ऑब्जेक्ट का काम क्या रहता है, जो इस रिलेटेड एम्प्लॉय क्लास के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको होल्ड करने के लिए। मीन्स कि पहले हम देखेंगे एम्प्लॉय की क्या इंफॉर्मेशन रहती है। एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रहती है, एम्प्लॉय क्लास की इंफॉर्मेशन रहती है कि इस क्लास में आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मीन्स कि वेरिएबल की इंफॉर्मेशन रखता है यहाँ पे, दैट्स दिस नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स कितने हैं आपके क्लास में, या नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने हैं आपके क्लास में, वो सारी इंफॉर्मेशन दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर क्लास। उस क्लास को होल्ड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। वो ऑब्जेक्ट कौन सा रहता है, याद रखना है यहाँ पे, दैट इज ऑफ टाइप क्लास। JVM क्या करता है, इस क्लास का एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, उस क्लास का नाम ही है क्लास ऑब्जेक्ट। इसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है टू होल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉय क्लास। मान लो आपके पास जो सोर्स फाइल है उसमें दो क्लास आपके पास अवेलेबल है, वन इज एम्प्लॉय, सेकंड इज अगर आपने और एक यहां पे कस्टमर क्लास बनाया। Now in your source file you have two classes, one is employee class, second is customer class। दो क्लास आपके पास है। अब यहाँ पे JVM क्या कर लेगा, एक तो उसने क्लास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर एम्प्लॉय क्लास, अब और एक ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे क्रिएट कर लेगा ऑफ टाइप सेम क्लास, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो किसकी इंफॉर्मेशन होल्ड कर लेगा, वो यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट कर लेगा ऑफ टाइप कस्टमर। तो मीन्स और एक क्लास यहाँ पे क्या हुआ, हमने और एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सॉरी JVM क्या करता है, और एक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है टू होल्ड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर क्लास, जो कस्टमर क्लास आपके जावा फाइल में है। तो इन सिंपल वर्ड्स आपको यहाँ पे याद रखना, जितने भी सोर्स फाइल में आपके क्लासेस रहेंगे उतने JVM उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है ऑफ टाइप क्लास, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इसको किस लिए चाहिए, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस क्लासेस उनको होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो उतने नंबर ऑफ क्लासेस यहां पे स्टोर होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल व्यूअर, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्चुअल आर्किटेक्चर ऑफ JVM। मान लो ये फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ये आपकी जावा सोर्स फाइल है। जो आपकी जावा सोर्स फाइल है, फर्स्ट वो क्या होती है, वो कंपाइल होती है। जब हम इसको कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा सी कंपाइलर, जावा बोलो या जावा सी कंपाइलर, उसके बाद कंपाइल होने के बाद आपको बाइट कोड यहां पे जनरेट होता है। ये जो बाइट कोड आपके पास रहता है वो एक फाइल में स्टोर होता है। उस फाइल का जो एक्सटेंशन रहता है, उस एक्स का एक्सटेंशन रहता है डॉट क्लास। जितना भी बाइट कोड आपका यहां पे जनरेट होगा वो एक हर किसी जितने नंबर ऑफ क्लासेस आपके सोर्स फाइल में रहेंगे उतने नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल्स वहां पे क्रिएट होंगे। यहां पे ये जाएगा एज एन इनपुट टू JVM। ये आपको पूरा आर्किटेक्चर ऑफ JVM है। This will be the input to this JVM। अब देखो JVM consists of three parts. One is class loader subsystem, second is memory part, and third one is execution engine। यहां पे क्या होगा, अगर वापस से हम देखें, देयर आर टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ JVM। वन इज द लोडिंग, सेकंड इज एग्जीक्यूशन। तो यहां पे JVM जब आ जाएगा, फर्स्ट इट विल लोड योर डॉट क्लास फाइल। तो जब JVM यहां पे क्या करता है, उसके लिए लोडिंग के लिए इसके पास एक मॉड्यूल है, दैट मॉड्यूल इज कॉल्ड क्लास लोडर सबसिस्टम। और क्लास लोडर सबसिस्टम के अपने तीन कंपोनेंट्स है, क्योंकि
अब क्लास लोडर जो है उसकी भी 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट इज लोडिंग, सेकंड इज लिंकिंग एंड थर्ड वन इज इनिशियलाइजेशन। अगर हम देखेंगे लोडिंग पार्ट में, लोडिंग के भी 3 टाइप्स है। वन इज जो क्लास लोडर के भी 3 टाइप्स है। वन इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, सेकंड इज एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन क्लास लोडर। और तीनों का डिफरेंट काम है। अब देखिए, अगर हम लोडिंग की बात करते हैं, क्लास लोडर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज अ लोडिंग, और जिसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है ये क्या करता है, जो आपके जब मान लो कि आपका बूट हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन बूट हो जाएगी, उस टाइम पे जो उसको क्लासेस चाहिए तो उनको लोड करने के लिए, उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है rt.jar फाइल, जो आपके जब आप इंस्टॉल करते हो ये जावा को, वहां पे आपको ये अवेलेबल है rt.library फोल्डर एक है, वहां पे आपको अवेलेबल है rt.jar। उन पे जो एप्लीकेशन उसमें जो क्लासेस है उनको लोड करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। उसके बाद एक्सटेंशन क्लास लोडर का काम क्या रहता है, जितने भी एक्सटेंशंस आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो जार है, चाहे वो और कोई ये ना एक्सटेंशन रहेगा, उनको लोड, उन फाइल्स को लोड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंशन क्लास लोडर। लास्ट वन इज एप्लीकेशन क्लास लोडर। एप्लीकेशन क्लास लोडर का काम क्या रहता है, जो एप्लीकेशन लेवल पे जो आपके क्लास है उनको लोड करने के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, एप्लीकेशन क्लास लोडर। वन इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, सेकंड इज एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन लेवल क्लास लोडर। तो ये पूरे ये काम क्या रहता है, लोडिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लास लोडर। उसके बाद लिंकिंग स्टार्ट होती है। तो इसके जो 3 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट इज वेरीफाई पार्ट, सेकंड इज प्रिपेयर पार्ट एंड थर्ड वन इज रिजॉल्व। एक्चुअली जो आपका बाइट कोड है वो यहाँ पे वेरीफाई होता है कि वेरीफाई क्या होता है कि वहाँ पे कुछ वायरस मत है, क्या आपने एक्चुअल कंपाइलर वहाँ पे यूज़ किया है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका जो बाइट कोड है वो सिक्योर बन जाता है, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये पार्ट वहाँ पे क्या काम नहीं करेगा। इसका काम क्या रहता है, सिक्योरिटी चेक करना। सिक्योरिटी में यही 3 चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है प्रिपेयर पार्ट। मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, वहाँ पे मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन उस मेमोरी में पहले चला जाता है वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू, ना कि एक्चुअल वैल्यू एट दिस स्टेज। मान लो कि अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट i इक्वल टू 0, ऐसे आपने लिखा इंट i इक्वल टू 0 यहाँ पे, या i इक्वल टू 10, यहाँ पे होगा क्या, इस स्टेज पे i क्रिएट हो, मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन 10 वहां पे स्टोर नहीं होगा, वहां पे 0 स्टोर होगा। दैट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर, वो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी। उसके बाद है रिजॉल्व, मीन्स कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वहां पे आपके क्लास में रहेंगे उनको वहां पे कनेक्ट, उनको रिजॉल्व करने, जो क्योंकि वो रेफरेंसेस रहते हैं, रेफरेंस को एक्चुअल मेमोरी यहाँ पे मिल जाती है, उनको रिजॉल्व कि किस ये ऑब्जेक्ट किस क्लास को कनेक्ट, किस मेमोरी पार्ट को कनेक्ट कर लेगा। तो उसके लिए यहाँ पे रिजॉल्व होती है, ये इसका पार्ट है। नेक्स्ट इज इनिशियलाइजेशन। जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है यहाँ पे होता है क्या, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दी, प्रिपेयर में यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू था, लेकिन इस स्टेज पे क्या होगा, इस स्टेज पे आपको एक्चुअल वैल्यू स्टोर होगा कहाँ पे, आपके आई में। इससे पहले वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू था, लेकिन इस पार्ट पे क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू उस मेमोरी पे स्टोर होगा, दैट इज 10। दिस इज क्लास लोडर सब सिस्टम। नेक्स्ट जब लोड होता है वो कहां पे होता है, क्लास की जो इंफॉर्मेशन, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल इससे पहले बताई थी कि यहां पे जो क्लास की इंफॉर्मेशन, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो ऑब्जेक्ट भी स्टोर होता है यहां पे मेथड एरिया में। जो भी क्लास लेवल की इंफॉर्मेशन रहती है, यहां पे मेमोरी पार्ट है दैट कंसिस्ट्स ऑफ 5 पार्ट्स। वन इज मेथड एरिया, सेकंड इज हीप एरिया, थर्ड वन इज स्टैक एरिया, फोर्थ वन इज पीसी रजिस्टर एंड फिफ्थ वन इज नेटिव मेथड एरिया। अब देखो मेमोरी एरिया, जो मेमोरी एरिया है उसका जो फर्स्ट पार्ट है मेथड एरिया। मेथड एरिया में आपका जो क्लास लेवल डेटा है, क्लास लेवल इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर होती है मेथड एरिया में। जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको अभी बताया, क्लास का जो क्लास ऑब्जेक्ट है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर इंफॉर्मेशन, वो
इंफॉर्मेशन वो स्टोर इंफॉर्मेशन होती है, क्लास लेवल की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है मेथड एरिया में। या अगर आपकी क्लास में कोई स्टैटिक मेंबर है, वो स्टैटिक मेंबर जो है रहता है, उसका जो स्कोप रहता है दैट्स ए क्लास लेवल स्कोप, वो स्टोर हमेशा रहेगा आपके मेथड एरिया में। नेक्स्ट आ जाता है हीप एरिया। हीप एरिया में यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, जितने भी जावा में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे वो सब के सब हीप एरिया में स्टोर होंगे, और उसके साथ साथ जो जितने भी इंस्टेंसेस आप क्रिएट कर लेंगे उसकी मेमोरी भी कहाँ से आ जाएगी, हीप एरिया से ही आ जाएगी। जावा में और एक चीज है दैट इज एन एरे। एरे का जो कंसेप्ट, एरे यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट है, एरे की जो मेमोरी भी एलोकेट होगी वो हमेशा हीप एरिया से ही क्या आ जाएगी। नेक्स्ट इज द स्टैग एरिया। जितने भी लोकल वेरिएबल्स आप क्रिएट कर लोगे, जितने भी लोकल वेरिएबल्स, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपके स्टैग एरिया में आ जाती है। लेकिन एक चीज, जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स आपके क्लास में रहेंगे, आपके एप्लीकेशन में रहेंगे, हर किसी थ्रेड के लिए एक अलग से यहाँ पे स्टैग एरिया में एक स्टैग क्रिएट होगा। मीन्स ये T1 अगर थ्रेड 1 है, T1 के लिए एक स्टैग यहाँ पे ये क्रिएट होगा, T2 के लिए नेक्स्ट स्टैग यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, अप टू Tn जितने थ्रेड्स आपके एप्लीकेशन में रहेंगे उतने नंबर ऑफ स्टैग्स क्रिएट होंगे स्टैग एरिया में। यहाँ पे जो थ्रेड रहता है, थ्रेड में क्या रहता है कि एक जो स्टैग थ्रेड है, स्टैग एरिया में जो एक एंट्री है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टैग फ्रेम। स्टैग फ्रेम इसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्टैग फ्रेम, इसको हम बोलेंगे स्टैग फ्रेम, इसको हम बोलेंगे स्टैग फ्रेम। लेकिन स्टैग फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके भी 3 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट पार्ट इज लोकल वेरिएबल एरे, सेकंड इज फ्रेम डेटा एंड थर्ड वन इज ऑपरेंड डेटा। वो मैं 1 बाय 1 आपको अभी बताता हूं यहां पे है क्या है वो। ये देखो, एवरी एंट्री इन स्टैग फ्रेम इज कॉल्ड स्टैग फ्रेम। वो जो स्टैग फ्रेम है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल एरे, सेकंड इज ऑपरेंड स्टैग एंड फ्रेम डेटा। लोकल वेरिएबल एरे में रहती है कि इसमें इंफॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग the number of variables that you have used within a method। तो वो किस में रहेगी, जितने भी लोकल वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन रहेगी वो इस एरे में रहेगी। सेकंड इज ऑपरेंड स्टैग। अगर आप जो आपका मेथड है उसमें आपने कौन से ऑपरेशंस आपने किए उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी किसमें, ऑपरेंड स्टैग में। अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन आपको क्या हुआ कि आपको कोई एक्सेप्शन वहां पे क्रिएट हुआ, वो जो एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन है वो फ्रेम डेटा में स्टोर होती है। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स जो है स्टैग फ्रेम के, अलग अलग से इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होती है। वापस आ जाते हैं यहां पे। तो जितने भी नंबर ऑफ थ्रेड्स है उनके लिए अलग अलग से एक स्टैग यहां पे क्रिएट होगा। सेम चीज नेक्स्ट इज पीसी रजिस्टर। थ्रेड को नेक्स्ट काम कौन सा करना है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे रहता है, और ये भी हर किसी थ्रेड के लिए अलग अलग से क्रिएट होता है पीसी रजिस्टर। और यहाँ पे T1, T2 अप टू Tn, ये भी यहाँ पे क्या करता है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर दैट थ्रेड। ये पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहती है, पीसी रजिस्टर में। और उसके बाद आ जाता है नेटिव मेथड। जो नेटिव मेथड एरिया के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है यहाँ पे नेटिव मेथड। नेटिव ये भी हर किसी थ्रेड के लिए अलग अलग रहती है। जितने भी नंबर ऑफ थ्रेड्स रहेंगे हर किसी के लिए अलग अलग से वहां पे क्या ये क्रिएट होगा अलग अलग से। नेक्स्ट लास्ट वन इज एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन अब यहां पे क्या कर लेगा, जो आपने डेटा यहां पे स्टोर होगा वो इनपुट जाएगा एग्जीक्यूशन इंजन को। अब यहां पे क्या एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी यहां पे आपका आ जाएगा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। लेकिन जब हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो जेवीएम ने क्या किया, जावा ने क्या किया, जेवीएम में और एक चीज डाला दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जिसको हम बोलते हैं जिट कंपाइलर।
प्रोफाइलर। इसका काम क्या रहता है, वो वहां पे चेक करता है कोई मेथड, वो ऐसा मेथड जो रिपीटेडली यूज होता है, उसको वो क्या करता है, एक ही बार उसको कंपाइल कर देता है, और जब भी वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम उसको आपको यूज करना है, आपको डायरेक्टली कंपाइल्ड ये मेथड मिल जाता है, आपको टाइम वहां पे बच जाता है। जो जस्ट इन टाइम है, अब वहां पे वो कैसे आइडेंटिफाई करता है उस मेथड को जो रिपीटेडली यूज होता है, उसके लिए इसके पास यहाँ पे एक प्रोफाइलर है। इस प्रोफाइलर का काम क्या है, उस मेथड को आइडेंटिफाई करना जो रिपीटेडली यूज होता है। तो वो क्या करता है, जब वो रिपीटेडली यूज होता है, वो जस्ट इन टाइम को देता है कि ये वो मेथड है जो रिपीटेडली यूज होता है, और यहां पे ये क्या करता है, इसको उस मेथड को पहले इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को देता है, और वो क्या करता है, कोड ऑप्टिमाइजर को कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसके बाद आपको टारगेट कोड जनरेटर को वो देता है, और लास्ट में यहां पे आ जाता है मशीन और नेटिव कोड में वो कन्वर्ट हो जाता है। यह है पूरा जस्ट इन टाइम कंपोनेंट। और इस एग्जीक्यूशन इंजन का और एक बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, जिस तरह आपका गार्बेज कलेक्टर और बहुत सारे। अगर इन बिटवीन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम उसको नेटिव मेथड्स चाहिए, नेटिव मेथड लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अब उसके साथ इसको कम्युनिकेट करना है। इसके साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, यहाँ पे इसके पास एक चीज रहती है दैट इज कॉल्ड ए जावा नेटिव इंटरफेस। जो जावा नेटिव इंटरफेस एक्चुअली इट इज अ ब्रिज बिटवीन योर एग्जीक्यूशन इंजन एंड नेटिव मेथड लाइब्रेरी। ये पूरी इंफॉर्मेशन JNI इसको पूरी इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द नेटिव मेथड लाइब्रेरीज। इससे आपका दिस इज एक्चुअल आर्किटेक्चर ऑफ JVM और इसकी वर्किंग ये है। थैंक यू सो मच गाइस।